हम्म, तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया था सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज की वजह से। लेकिन हम वहाँ पे एक पॉइंट ले देते थे और उस पॉइंट पे मानते थे कि यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल मतलब 4 कूलाम का या 10 कूलाम का उसकी वैल्यू के हिसाब से। लेकिन पिछली क्लास में हमने देखा था कि चार्ज जरूरी नहीं है कि एक ही जगह सिचुएटेड हो सकता है वो एक बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस बॉडी के हिसाब से कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हमने 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे। पहला लीनियर, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरा था वॉल्यूमेट्रिक। तो अब देखेंगे कि इनकी वजह से अगर कोई डेरिवेशन टाइप हो तो वो कैसे यूज़ करेंगे। और आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है वो कि इनफाइनाइट लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस का अगर आपके पास वायर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यही टॉपिक है आज की क्लास में। हम 4 टॉपिक कवर करेंगे जिसमें से 3 तो बहुत छोटे छोटे हैं और फिर इनफाइनाइट लॉन्ग डिस्टेंस का देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला कि उसकी वजह से निकालना है। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि हम इस तरह का जब भी डेरिवेशन कर रहे हो तो क्या क्या मानते हैं कि एक लाइन चार्ज लेंगे जिसकी लेंथ कितनी है, सपोज एल है। एज्यूम कीजिए कि उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्मली है और उसकी लेंथ के ऊपर। तो चार्ज अगर हम इन्फाइनेटली एसिमली हम उसमें छोटा सा एक पार्टिकल ले लें तो उसका कितना चार्ज होगा? तो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल। कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो हम क्योंकि इन्फाइनाइट एसिमली बहुत छोटे पार्ट की बात कर रहे हैं तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा? लेमडा डी एल। बस इसी को इंटीग्रेट करना है और आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर ये बहुत बड़ा वायर था लेकिन उसमें से हम बहुत छोटे हिस्से की बात कर रहे हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये एल लेंथ का है तो बहुत छोटे हिस्से की यानी कि डी एल हिस्से की बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे ये कितनी डिस्टेंस पे है? आर डैश पे है। यहाँ पे ये कोई पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट पे मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जिस पॉइंट पे पता कर रहे हैं वो डिस्टेंस कितनी है? आर। तो अब ये देखिए ये वायर कितनी दूरी पे है इस पोजीशन वेक्टर से? आर डैश पे। ये पॉइंट पी कितनी दूरी पे है? आर पे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर से ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? आर माइनस आर डैश। अगर आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर वगैरह नहीं पता है तो एक बार उनको देख लीजिए, 12th क्लास में भी था और पीएचई 4 में भी है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या है। तो अगर ये डिस्टेंस आर है और ये आर डैश है तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर से? आर माइनस आर डैश। तो बहुत ईजी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होगा? पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या फॉर्मूला होता था? क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू की जगह क्या लिखा? लेमडा डी एल। और अपॉन में आपको याद होगा जब हम यहाँ आर स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ यूनिट वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम आर का क्यू लिखते हैं तो वहाँ एक्चुअल वेक्टर लिखा जाता है। ये एक क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था कि अपॉन में आर क्यू हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर कैप जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? आर वेक्टर और डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे वही हुआ है। यहाँ पे क्योंकि ये जो आर माइनस आर डैश है वो हमें पता है यूनिट वेक्टर नहीं है। तो जब यहाँ यूनिट वेक्टर लिखा होता है तो यहाँ आर स्क्वायर आता है और यहाँ जब नॉर्मल वेक्टर लिखा होता है तो आर क्यू लिखा होता है। तो क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर है ना कि यूनिट वेक्टर, इस वजह से यहाँ आर की जगह जो है वो क्यू आएगा। तो ये लिखा, इसके बाद में लेमडा नीचे लिख दिया एक तरह से और डीएल को इधर कर दिया, मतलब बस पोजीशन चेंज की है, लेमडा इधर कर दिया। ये डिस्टेंस और अपॉन में आर क्यू क्यों आ रहा है वो आपको क्लियरली समझा दिया मैंने, और ये डीएल। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो ये एक टॉपिक जो आज की क्लास में होने वाले हैं उसमें से ये 3 टॉपिक जैसे मैंने बताया बहुत छोटे छोटे हैं। अब आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे। तो अगर लाइन वाला समझ आए तो वो आपको सरफेस चार्ज और वॉल्यूमेट्रिक बहुत अच्छे से समझ आएंगे। चलिए देखते हैं। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्या होता है? सिग्मा से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता था? क्यू अपॉन एस। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इनफाइनाइट डेसिमली बहुत छोटे वाले पार्ट से बात कर रहे हैं तो फिर से देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर डैश है। जिस पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो आर डिस्टेंस पे है। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर माइनस आर डैश। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्यू वाला लगाएंगे डिस्टेंस के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या फॉर्मूला होता था? क्यू अपॉन में आर स्क्वायर।
लेकिन क्योंकि यहाँ यूनिट वेक्टर नहीं है तो यहाँ q की जगह क्या लिखा, सिग्मा ds, और फिर यहाँ जो डिस्टेंस आएगी वो 1/में आर क्यू वाली आएगी, और यूनिट वेक्टर की जगह क्या आएगा, r माइनस आर डैश। सिमिलरली अगर आपको वॉल्यूम का निकालना है तो सेम देखिए, ये वॉल्यूमेट्रिक का फिगर है, इन्फिनिट डेसिमल पे ये आर डैश डिस्टेंस है, ये r है, और ये r माइनस आर डैश। तो यहाँ पे 1/4π0। तो q की जगह कितना आएगा, q की जगह कितना आएगा, या कह सकते हो डी क्यू की जगह कितना आएगा, तो रो डी वी। तो यहाँ पे लिखा रो डी वी। फिर डिस्टेंस की जगह क्या आएगा, आर माइनस आर डैश अपॉन में ये वाली का होल क्यू। तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले थे जब हमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालने हो तब। अब ये यूज कैसे होंगे, तो हमारे सिलेबस में तीनों के ऊपर तो नहीं दिए, हमारे सिलेबस में एक ही दिया है, वो ये है लॉन्ग चार्ज कंडक्टर का। हालांकि 12th में या जो और अच्छे से प्रिपरेशन बाद में करते हैं आईआईटी वगैरह की, तो उनके केसेस में और भी बहुत सारे डेरिवेशन हैं, लेकिन इग्नू में के अंदर बस एक ही दिया हुआ है कि अगर लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है, इनफाइनाइट डेसिमल हम उसको मानेंगे कितना लेंथ है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसमें ऑब्वियसली ये एक उसकी बात कर रहा है, एक वायर की एक तरह से, तो इसमें बस पहले वाला यूज होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वाला डेरिवेशन आया हुआ है एक दो पेपर में, और सिर्फ 1 या 2 मार्क्स का नहीं, पूछे पूरे 5 मार्क्स का आया हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे कि डेरिवेशन से पता लग रहा है हेडिंग से कि यहाँ पे हम कोई भी एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन लेंगे जो कि इनफाइनाइट लेंथ की है इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, और हम उसको मान रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे प्लेस्ड है। एक्सटेंड कहाँ से हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये वायर हमारा ये वाला है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक, अब देखो इस पूरे वायर पे क्या है, चार्ज लगा हुआ है। जैसे यहाँ मैं चाहूँ तो थोड़ा थोड़ा ऐसे बना देता हूँ प्लस प्लस, कि इस पूरी बॉडी में चार्ज है। तो अगर देखो सिर्फ O पे चार्ज होता तो मैं इसकी वजह से इस P पॉइंट पे निकालना हो तो Q/R² आंसर आ जाता। लेकिन ये तो पूरी बॉडी में ही एक तरह से चार्ज है, तो इसकी वजह से इस P पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम निकालना चाहते हैं। क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो हम क्या करेंगे, पहले एक छोटे हिस्से की वजह से निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने यहाँ क्या किया कि O और P के बीच में डिस्टेंस निकाली, तो वो कितनी है, सपोज R वेक्टर। लेकिन अगर मुझे उसको प्रॉपरली लिखना है वेक्टर की फॉर्म में, तो क्या आएगा, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो R लिखा, और किसके अलॉन्ग है ये, Y एक्सिस के अलॉन्ग। तो Y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन होता है, J कैप। तो अब इसी तरह से मैंने ओ ए निकाला कि हम जैसे कि ये पूरा वायर यहाँ से यहाँ तक है, तो कोई एक इनफाइनाइट डेसिमल छोटा सा पार्ट लेना पड़ेगा, तो हमने वो डी एक्स ले लिया। जैसे तो ये डी एक्स की पोजीशन यहाँ से यहाँ तक, ये बिल्कुल मैं वही काम कर रहा हूँ जो इधर समझाया था। ये देखिए, ये आपके पास वायर था, तो यहाँ जो भी आप इनफाइनाइट डेसिमल पार्ट ले रहे हैं जैसे डी एल, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, और इस पी पॉइंट तक जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो बीच की डिस्टेंस कितनी है, और ये बिल्कुल यही काम जो यहाँ किया है वही वहाँ करेंगे, बस वहाँ पे ये लिमिट और लगा देंगे और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो सेम काम देखिए, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। पहले हमने एक वायर लिया एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो पहले मैंने इसके मिड पॉइंट से पहले ये देखा कि ये डिस्टेंस कितनी है, फिर पी और इसके बीच में डिस्टेंस अभी देखेंगे, और पहले ये भी देख लेते हैं ये कितना है। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एक्स आई बोल सकते हैं इसको, और ये डी एक्स की वजह से ये ए पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला, कि डी ई इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा डी एक्स आर माइनस आर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर से ये आर माइनस आर आएगा, और नीचे आर माइनस आर का होल क्यू। ये होल क्यू क्यों आया है, क्योंकि जब हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं साथ में तो नीचे स्क्वायर आता है, अगर वो नॉर्मल वेक्टर है तो नीचे क्यूब आएगा। तो 1/4πε0 लैम्डा डी एक्स, फिर आर जे माइनस एक्स आई, ये कहाँ से आए हैं, तो ये आपको पता है, ये जो आर वेक्टर है इसकी वैल्यू कितनी है, आर जे, फिर ये जो कैपिटल आर वेक्टर है इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स आई, वो बस वैल्यूज मैंने पुट की हैं। फिर आर जे माइनस एक्स आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये सब PHE 4 की चीज़ें हैं। किसी भी वेक्टर का हमें अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो अंडर रूट के अंदर आई जे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ क्योंकि दो ही हैं,
आई और जे वाले, तो आर का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, तो डी ई इज इक्वल टू में कितना आएगा 1/4πε0 लैम्डा डी एक्स एज इट इज, ये जो वेक्टर है वो एज इट इज, और जो नीचे था उसका मैग्नीट्यूड निकाल के उसकी पावर 3 कर दी। तो मैग्नीट्यूड जब निकाला तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है की पावर हाफ, तो यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पावर कितनी आ जाएगी 3/2। अब आते हैं अपने मेन पार्ट पे। ये सब सॉल्व होने के बाद में कि लिमिट लगाओ कि ये वायर की लेंथ कितनी है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। इसके बाद में अगर आपका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ईजी लगेगा आपको। हमें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमने अभी जो निकाला था वो इनफाइनाइटेसिमल एक छोटे पार्ट पे निकाला था। तो अब पूरे वायर का अगर निकालना है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिमिट लगा दो, क्योंकि ये जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है। तो हमने यहाँ पे जो कांस्टेंट थे पहले तो उनको बाहर निकाला और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और जो यहाँ वैल्यूज थी वो सारी की सारी यहाँ लिख दी। इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो दो तरीके हैं, या तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मान लीजिए जैसे टी वगैरह करके, तो उससे एक्स डी एक्स हट जाएगा। लेकिन एक दूसरा सबसे अच्छा तरीका है ट्रिग्नोमेट्री वाला कि एक्स की जगह आर टेन थीटा पुट कर दो, डी एक्स निकालो। ऑब्वियसली मैं यहाँ इंटीग्रेशन नहीं सिखाने वाला, आपको ये इंटीग्रेशन आना चाहिए खुद से, या तो कोई टफ इंटीग्रेशन होता तो मैं बताता भी, लेकिन यहाँ सिंपल एक्स की जगह आर टेन थीटा पुट करो, डिफ्रेंशिएट करो, लिमिट चेंज करो और वैल्यू पुट करो यहाँ। तो यहाँ पे लिमिट वगैरह चेंज हो जाएंगी, -π/2 से +π/2। इंटीग्रेट किया हमने अलग अलग, जैसे कि ये वाला पहले इंटीग्रेशन किया तो इसका आंसर 2 आएगा, फिर ये वाला इंटीग्रेशन किया तो 0 आ रहा है। तो यहाँ हम पुट करेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर, और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। तो फॉर्मूला ये वैसे आपको याद रखना है, लैम्डा अपॉन 2πε0 आर, लैम्डा अपॉन 2πε0 आर। तो इसको याद भी रखिए, न्यूमेरिकल करते टाइम पे बहुत काम आएगा, क्योंकि अगर ये न्यूमेरिकल आ गया तो आप वहाँ डेरिवेशन तो करने बैठोगे नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से कितना होता है, तो लैम्डा अपॉन 2πε0 आर। तो आज की क्लास में इतना ही है, इस डेरिवेशन को अपने आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि मैं मान रहा हूँ कि मैंने ये इंटीग्रेशन नहीं कराया है, लेकिन बहुत ईजी इंटीग्रेशन है, तो कुछ अपने आप कीजिए ये वाला इंटीग्रेशन, और सॉल्व करने के बाद में आप चेक कीजिए ये लैम्डा अपॉन ये आ रहा है कि नहीं, और इस फॉर्मूले को भी याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल करते टाइम पे बहुत यूज़ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो हमारी इस चैप्टर के लिए एक तरह से थ्योरी वाली लास्ट क्लास होगी, जिसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। वैसे तो अगर आप 3 या 4 भी याद कर लेंगे तो अच्छा है, लेकिन आगे के टॉपिक्स पढ़ने के लिए खासतौर से जैसे ये PHE 7 है, PHE 9 है, इसके बाद PHE 11 है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हर जगह कहीं ना कहीं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ PHE 9 वगैरह में भी आता है, 10 में आता है, तो वहाँ ये यूज़ होती ही रहती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड लाइंस की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। तो यहाँ तकरीबन 10-11 पॉइंट होंगे जो मैं एक एक करके समझाऊंगा। हालांकि एग्जाम में अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है तो आप 4 या 5 पॉइंट उनको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं सारे पॉइंट इसलिए एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जैसे गॉस थ्योरम है, तो गॉस थ्योरम वाला जो चैप्टर जब स्टार्ट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही स्टार्ट होगा एक तरह से। तो नेक्स्ट क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।